हेलो सीए फाइनल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सारंग सीए क्लासेस। तो चलिए आज हम कंटिन्यू करते हैं इंडेक्स 38 इंटेंजिबल एसेट को। उससे कंटिन्यू करने से पहले मैं एक बार आपको लास्ट लेक्चर को रिकॉल करवा देता हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, हाँ जी, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सचेंज ऑफ एसेट से स्टार्ट किया था, बट एक्सचेंज ऑफ एसेट में मल्टीपल टाइम्स करवा चुका हूँ तो इसको बार बार नहीं करवाऊंगा। तो उसके बाद हमने देखा था बिजनेस कॉम्बिनेशन। बिजनेस कॉम्बिनेशन मतलब कि जब मैं किसी बिजनेस को एक्वायर करता हूँ, एक्वायर करने की वजह से मेरे पास मल्टीपल एसेट्स आ जाती हैं। मल्टीपल एसेट्स मतलब इंटेंजिबल एसेट्स भी आती हैं, तो उसमें उन इंटेंजिबल एसेट्स को किस अमाउंट पे रिकॉग्नाइज करूंगा अपने बुक्स में? मैं उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करूंगा। कौन सी डेट की? एक्विजिशन डेट की, जिस दिन एक्वायर कर रहा हूं। अगर उसकी फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो उस केस में मैं उसको अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा। और अगर मान लो मेरे पास फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा, तो उसका अल्टीमेटली इंपैक्ट कहां जाता था? हमने देखा था गुडविल के अंदर जाता था। गुडविल एनहांस होकर दिखती थी मेरे को। अगर मेरे पास दो तीन एसेट्स की फेयर वैल्यू कंबाइन में दी हुई है तो उस केस में क्या उसको रिकॉग्नाइज करेंगे अपनी बुक्स में, या गुडविल का ही पार्ट बनने दें? नहीं, उसमें हमने देखा था कि उसको एज ए सिंगल एसेट हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे अगर मेरी दो तीन एसेट्स की कंबाइंड फेयर वैल्यू दी हुई है, सेपरेट सेपरेट नहीं दी हुई है अगर। तो इन्होंने यही दिया था। तो इसके बाद इंटरनली जनरेटेड हमने देखा था। इंटरनली जनरेटेड में जो सेल्फ जनरेटेड होती है, मतलब इंटरनली जनरेट होती है, मतलब बाहर से एक्वायर नहीं की। अब गुडविल अगर मेरी इंटरनली जनरेट होती थी तो उसको मैं अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं करता हूँ, क्योंकि वो मेरी आइडेंटिफाइबल वाला क्राइटेरिया और कॉस्ट वाला क्राइटेरिया मीट नहीं करते, क्योंकि उसकी कॉस्ट में मिजरेबल नहीं है, मेजर नहीं कर सकता उसको रिलेबली, और आइडेंटिफाई नहीं कर सकता उसको। और अदर इंटेंजिबल एसेट्स का भी मैंने देखा था जो इंटरनली जनरेट होती है, जैसे ब्रांड्स, पब्लिशिंग टाइटल्स, कस्टमर हेड्स, मास्टर हेड्स, कस्टमर टाइटल्स, लिस्ट वगैरह। तो उसको भी मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था, क्योंकि उसकी मैं कॉस्ट रिलेबली मेजर नहीं कर सकता था। और उसके बाद मैंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट का देखा था पोर्सन। रिसर्च के अंदर मेरा क्या होता है? नॉलेज गेन करना किसी चीज की। हमने उसमें एग्जाम्पल्स लिए थे। एग्जाम्पल कैसे कैसे लिए थे उसके अंदर? एग्जाम्पल लिया था हमने एक ओरिजिनल प्लान। एग्जाम्पल में हमने लिया था कि रिसर्च कर रहे हैं, जो हम एक स्टेम सेल वाला एग्जाम्पल लिया था। टीथ टीथ रीजनरेशन के ऊपर कुछ रिसर्च चल रही है। हमने कोविड शील्ड वाला एग्जाम्पल लिया था, रिसर्च चल रही है उसके ऊपर। तो अगर मेरी रिसर्च चल रही है तो कुछ नॉलेज गेन हो रही है नहीं हो रही मेरे को नहीं पता, तो इंडेक्स कहता है कि आप मैं इसको कैपिटलाइज करने ही नहीं दूंगा, आप इसको इंटेंजिबल एसेट ना मानो। जितना भी रिसर्च फेस में आपको एक्सपेंडिचर लगता है तो उसको सीधा आप P&L में चार्ज कर दो। और अगर मान लो किसी सेकंड पार्टी ने रिसर्च की है और मैंने उसको एक्वायर कर लिया, अपने बिजनेस में एक्वायर कर लिया, तो उस केस में क्या होगा? अगर मैं एक्वायर करूं सामने वाले ने, तो क्या होगा? P&L में चार्ज क्या होगा? बट उसको मैं अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज कर लूंगा कब? जब मेरे को उसकी फेयर वैल्यू पता होगी और वो मेरे बाकी क्राइटेरिया जो इंटेंजिबल एसेट के हैं वो सारे फुलफिल कर लेगा, तो मैं अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज कर लूंगा उसको एज ए इंटेंजिबल एसेट। और उसके बाद अगर मैं उसी प्रोजेक्ट पे कुछ और रिसर्च करता हूँ तो उसको P&L में ही चार्ज करना पड़ेगा आपको। और उसके बाद अगर डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट का कब? डेवलपमेंट का हमने देखा था कि जो फेज 1 था रिसर्च, और जो फेज 2 था मेरा वो पायरेट। जब मान लो, ये मैं बना देता हूँ दोबारा से एग्जाम्पल, ये मैंने लास्ट टाइम शायद इसे नहीं बनाया था। जैसे कि मैं यहाँ पे, मेरा फेज 1 था रिसर्च, ये वाला तो सारा मेरा P&L में ही जाता है। इसके बाद मेरा स्टार्ट होता था डेवलपमेंट फेज। यहाँ का पायरेट यहाँ पे हुआ मेरा, पायरेट यहाँ पे क्राइटेरिया मीट हुआ। तो इससे पहले का चाहे डेवलपमेंट का चाहे रिसर्च का हो, आप क्या करते हो? उसको उसको P&L में चार्ज करते हो। और इसके बाद का जो, इसके बाद का है जो आपका पायरेट फुलफिल होने के बाद का, वो सारा आप कैपिटलाइज कर लोगे, मतलब एज एन टेंजिबल एसेट उसको बुक कर लोगे। तो आप ये देखोगे कि अगर मान लो आप बाइफरकेट नहीं कर पा रहे हो कि वो जो फेज है वो डेवलपमेंट फेज है या रिसर्च फेज, तो आप क्या करोगे? आप उसको रिसर्च फेज ही मान लो और P&L में चार्ज कर दो। क्योंकि डेवलपमेंट फेज मानने का तभी तो बेनिफिट है जब वो पायरेट क्राइटेरिया मीट कर रही है। अगर पायरेट क्राइटेरिया मीट कर रही है तो आपको कंफ्यूजन ही नहीं आएगा कि वो रिसर्च फेज है या डेवलपमेंट फेज। आपको कंफ्यूजन तभी होगा कि जब पायरेट क्राइटेरिया मीट नहीं करता है। तो यही है, हमने देखा है डिस्टिंग्विश। तो रिसर्च फेज मान लो एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग टू बी, वो P&L में चार्ज होगा, डन बाय एक्वायरी। तो ये हम, हाँ, ये मेनली एक्विजिशन ऑफ नॉलेज होती है। और डेवलपमेंट फेज में हम जो नॉलेज एक्वायर किया उसको अप्लाई करते हैं, वो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज होती है। हमने इसमें भी एग्जांपल लिया था, मैंने अपने ऑफिस वाला एग्जांपल लिया था जिसमें मैं बोट बना रहा था। उसके अंदर जो मेरे बॉस थे उन्होंने मेरे को बताया था। तो उसके अंदर सबसे पहले तो हमने वही देखा था कि इसका फ्यूचर मतलब प्रोबेबल होना चाहिए, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स कैसे कैसे इससे मेरे जनरेट होंगे और मैं उसकी कॉस्ट को रिलेबली मेजर कर पा रहा हूँ।
जो एक्सपेंडिचर लगेगा। और उसके बाद फिर मैंने अपने बॉस वाला एग्जांपल लिया था कि हाँ, उन्होंने मेरे को कहा कि इसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी चेक करो, तो मैंने उसकी टेक्निकली फिजिबिलिटी चेक की कि हाँ बना सकते हैं। तो फिर मैंने बॉस को कहा कि हाँ बना तो सकते हैं, आप बताओ कि इसको बनाना है नहीं बनाना, आपकी इंटेंशन है। तो इंटेंशन चेक की हमने। फिर वो कहते हैं हाँ बनाना है, तो उन्होंने मेरे को अवेलेबल करवा दिए सारे रिसोर्सेज। तो हम ये मतलब चेक करेंगे कि अवेलेबिलिटी वगैरह है नहीं है रिसोर्सेज की, टेक्निकली जो भी मेरे को रिसोर्सेज चाहिए। और उसके बाद हमने देखा था कि चलो ये मिल जाते हैं रिसोर्सेज वगैरह, तो उसके बाद एबिलिटी चेक करेंगे कि इसको मैं यूज और सेल कर सकता हूँ। अगर ये सारी कंडीशंस मीट हो जाती थी, हाँ मेरी टेक्निकली फिजिबल है, अवेलेबल है रिसोर्सेज वगैरह सब जो भी है, तो उसके बाद से जितनी भी कॉस्टिंग करोगे वो सारी मैं एज एन टेंजिबल एसेट मान लूंगा, उसको अपनी कॉस्ट में ऐड करता जाऊंगा। तो हमने इसका फिर देखा था कि हम इसको इनिशियली किस अमाउंट पे रिकॉग्नाइज करेंगे, तो वो सारा क्राइटेरिया मेट होने के बाद जितना भी एक्सपेंडिचर होगा उस फ्रॉम द डेट, तो उसको सारे को ऐड कर देंगे। और जो इतना डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल वाला होगा वो सारा ऐड करते जाएंगे। उसमें मेटेरियल की, सर्विस की कॉस्ट देखी थी, एम्प्लॉय बेनिफिट की फीस रजिस्टर कर रहे हैं अगर कोई लीगल राइट के लिए, तो वो एमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन, ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है थोड़ा। कि अगर मान लो कोई मेरी इंटेंजिबल एसेट या फिर पीपी की कोई एसेट है, वो एसेट यूज करके मैं कोई इंटेंजिबल एसेट जनरेट कर रहा हूँ, मतलब डेवलपमेंट पायरेट होने के बाद यूज कर रहा हूँ उसको, तो उसका एक प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर आपको यहाँ पे ऐड करना होगा कॉस्ट के अंदर। अगर कोई बोरिंग कॉस्टिंग करी हुई है तो उसका इंडेक्स 23 के अकॉर्डिंग अगर मेरा क्राइटेरिया मीट कर होगा कि क्वालिफाइंग एसेट होगी, सब्सटेंशियल पीरियड होगा, तो उस केस में मैं इसको भी ऐड कर दूंगा अपने उसमें। बट इसके अंदर क्या इंक्लूड नहीं होगा, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज होते हैं अगर, तो वो इंक्लूड नहीं होंगे। और अगर कुछ एबनॉर्मल लॉस होते हैं वो भी इंक्लूड नहीं होंगे, स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट नहीं होती हुई, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन अदर जनरल ओवरहेड्स भी ऐड नहीं होंगे। बट अगर कुछ डायरेक्टली रिलेटेड होंगे किसके, कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन से रिलेटेड इंटेंजिबल एसेट की, तो इंक्लूड हो जाएंगे। इसमें हमने देखा था कि एक्सपेंडिचर एक्सपेंस जो होता है वो हमारा हमेशा रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं होगा, प्रोस्पेक्टिवली ही होगा, मतलब रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं होगा। वेबसाइट की कॉस्ट, चलो आज का स्टार्ट करते हैं हम। वेबसाइट, अगर मैं कोई वेबसाइट बनाता हूं तो उसके लिए मेरे को प्लानिंग करनी होगी, तो प्लानिंग वाले खर्चे कौन से होते हैं, जैसे फिजिबिलिटी स्टडी वगैरह कर रहा हूँ, कुछ ऑब्जेक्टिव्स वगैरह डिफाइन कर रहा हूँ, तो उसके सारे खर्चों को मैं रिसर्च एक्सपेंस, रिसर्च फीस मान के एक्सपेंस आउट कर दूंगा। और उसके बाद मैं कुछ अगर एप्लीकेशन या इंफ्रा डेवलप कर रहा हूँ, तो उस केस में क्या होगा, तो मैं कुछ हार्डवेयर वगैरह परचेज कर रहा हूँ, कुछ सॉफ्टवेयर वाला वगैरह डेवलप कर रहा हूँ, कुछ कोडिंग वगैरह करवा रहा हूँ, तो उसको कैपिटलाइज कर दूंगा कब, जब मैं ये चेक कर लूंगा कि उसकी जनरल क्राइटेरिया जो हमने देखे थे इंटेंजिबल सेट के, जनरल क्राइटेरिया कौन से थे, आइडेंटिफाइबल, नॉन मॉनेटरी कंट्रोल था मेरा उसके ऊपर, और जिसको मैं विदाउट फिजिकल सब्सटेंस था, फिजिकल इकोनॉमिक बेनिफिट्स थे मेरे, और उसकी कॉस्ट रिलायबली मेजर थी, तो वैसे क्राइटेरिया मेट हो जाते, और पायरेट वाला क्राइटेरिया मेट हो जाता, तो उसको मैं अपने बुक्स में कैपिटलाइज कर लूंगा, मतलब एज एन टेंजिबल एसेट उसको शो कर दूंगा। और अगर कंटेंट डेवलपमेंट, अगर मैं कुछ कंटेंट क्या होता है, जैसे कि मैं टेक्स्ट बना रहा हूँ, कुछ इमेजेस बना रहा हूँ, ये सब मेरा कंटेंट ही है, अगर इसको मैं सिर्फ इस पर्पज से बना रहा हूँ कि मैं कुछ प्रमोशन कर लूँ, कुछ अपना एडवर्टाइज कर लूँ, तो उसको मैं कैपिटलाइज नहीं कर पाऊंगा। बट अगर दूसरी एसेट, मतलब कि दूसरा कंटेंट प्रिपेयर कर रहा हूँ और जो मेरा क्राइटेरिया ये वाला मेट कर जाती है, मतलब कि जनरल और डेवलपमेंट क्राइटेरिया मेट कर जाती है, तो उसको भी मैं अपना बुक्स में रिकॉग्नाइज कर लूंगा एज एन टेंजिबल एसेट। और ऑपरेशन करने के कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे मेरा बैकअप, यूजर सपोर्ट, अपडेटिंग कंटेंट वगैरह के, वो सारों को एक्सपेंस आउट कर दूंगा। और उसके बाद मैं देखूंगा कि अमोर्टाइजेशन, ये बड़ा सिंपल सा है, ये आप सेम एज इंडेक्स, कौन सा, सेम इंडेक्स 16 वाला है, इंडेक्स 16, इंडेक्स 16 पीपी। तो इसके अंदर हम देख के आए थे मेथड, एसएलएम मेथड होता है मेरा, डब्ल्यूडीवी होता है, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड होता है। तो इसके एक इलस्ट्रेशन दी हुई है, तो आओ इलस्ट्रेशन कर लेते हैं एक बार। कौन सी इलस्ट्रेशन थी, आई थिंक 10th थी, 9, 10। तो चलिए 10th इलस्ट्रेशन पे पहुंच जाइए, आपका वो इंतजार कर रही है। हाँ जी। अब मेरा क्या होता है कि एक्स लिमिटेड एंगेज होती है एक बिजनेस में, मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर, एंटर्ड इनटू ए टेक्निकल कोलैबोरेशन एग्रीमेंट विद ए फॉरेन कंपनी। एक्स लिमिटेड एक फर्टिलाइजर्स वगैरह मैन्युफैक्चर करने का बिजनेस करती है, बट वो एक फॉरेन कंपनी है वाई लिमिटेड, उसके साथ एक टेक्निकल कोलैबोरेशन कर लेती है। उसका क्या रिजल्ट होता है कोलैबोरेशन का, वाई लिमिटेड उसको प्रोवाइड करते हैं टेक्निकल नो हाउ, मतलब कि एक इंटेंजिबल एसेट प्रोवाइड करते हैं टेक्निकल नो हाउ। हमने देखा था कि टेक्निकल नो हाउ वगैरह इंटेंजिबल एसेट होती है मेरी, उसको प्रोवाइड करती है एनेबलिंग एक्स लिमिटेड, उससे क्या होगा, उस मोर एफिशिएंट वे में प्रोड्यूस कर लेगी। तो एक्स लिमिटेड क्या पे करती है उसको, एक्स लिमिटेड मतलब वो टेक्निकल नो हाउ के बदले में कितना पे करती है, 10 CR उसको पे करती है फॉर द यूज ऑफ नो हाउ फॉर ए पीरियड 5 ईयर तक यूज करने के लिए। एक्स लिमिटेड एस्टिमेट करती है प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर एज फॉलोज, तो ऐसे ऐसे एस्टिमेशन करती है कि हाँ इस वेज में उसको यूज कर लूंगी मैं। तो
ये मेट्रिक टन्स में दिया हुआ है, मतलब कि कितना कितना प्रोड्यूस होगा मेरा, तो उसके अकॉर्डिंग देखा है एक्स लिमिटेड एस्टिमेट द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर कितना कितना प्रोड्यूस होगा, 50,000 टन मेट्रिक टन इधर होगा इतना। तो इसके ऊपर कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहिएगा, क्योंकि हम मेथड एमोटाइजेशन या डेप्रिसिएशन मेथड उसी बेसिस पे करते हैं कि जो मेरा फ्यूचर के इकोनॉमिक बेनिफिट्स के पैटर्न को एक बार शो करता है कि किस पैटर्न में मेरे को फ्यूचर बेनिफिट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे देख रहा हूँ कि मैं प्रोडक्शन के ऊपर मेरा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो प्रोडक्शन यहाँ पे यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड लगेगा मेरा, तो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। ओके, और इसका इन्होंने क्या दे रखा, और एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इट अचीव्ड टारगेटेड प्रोडक्शन, फर्स्ट ईयर के एंड पे ये अपना प्रोडक्शन मीट कर जाती है। एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर इसका 65,000 का ही मैन्युफैक्चर हो पाता है, जो कि हमारा 70,000 था एक्सपेक्टेड, कम हुआ है। तो उसका देखते हैं क्या होगा। अगर कम हुआ है तो इन्होंने क्या किया कि उसका रिवाइज कर दिया एस्टिमेट का नेक्स्ट 3 ईयर का भी। इनको लगा कि अब अभी सेकंड ईयर में नहीं मीट कर पाए तो आगे के मीट कैसे कर पाएंगे, तो रिवाइज फिगर्स इन्होंने दे दिए इतनी इतनी फॉर दी सेकंड ईयर के एंड में। एडवाइज करो कि एक्स लिमिटेड कैसे उसको अमोर्टाइज करेगी। तो इसको अमोर्टाइज करने के लिए हमने साफ देखा था कि 10 CR की जैसे कॉस्ट है मेरी फर्स्ट ईयर में, कितना से होगा, फर्स्ट ईयर 10 CR मल्टीप्लाई 50,000 बाय ये कितना हो गया 4,50,000, तो इतना फर्स्ट ईयर में हो जाएगा मेरा अमोर्टाइज। अब सेकंड ईयर में कितना होगा, सेकंड ईयर में रिवाइज हुआ है अगर तो 10 CR माइनस जो फर्स्ट ईयर का अमोर्टाइजेशन, फर्स्ट ईयर अमोर्टाइज अमाउंट, फर्स्ट ईयर का जो अमोर्टाइज अमाउंट होगा, अमोर्टाइज अमाउंट वो मल्टीप्लाई सेकेंड ईयर में आप 65,000 हो रहा है आपका प्रोडक्शन, बाय में रिवाइड वाला कितना होगा 65 प्लस 85 प्लस 1,05,000 150, इसका देखते हैं ये आई थिंक 370 बनेगा। देखते हैं 65,000 प्लस 85,000 प्लस 1,05,000 प्लस 1,15,000, यस 370 ठीक है जी। आप इसके अकॉर्डिंग इसको भी कर लोगे ऐसे ही। अब थर्ड ईयर का निकालोगे, ये क्या करोगे, थर्ड ईयर का और निकालोगे, यही अमाउंट मल्टीप्लाई यहाँ पे 65,000 की जगह आ जाएगा आपका रिवाइड वाला 85,000, फोर्थ ईयर का 1,05,000 आ जाएगा, उसमें 1,15,000 आ जाएगा। ऐसे ऐसे करके आप एमोर्टाइजेशन निकाल लोगे इसका। तो आइए ऐसे ही का देखते हैं आंसर क्या है, क्योंकि इस पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा था कि बेफालतू में टाइम वेस्ट करें। बेस्ड ऑन दी अबव डाटा इट में भी ये बकवास देखिए वही 50,000 बाई ये करके मल्टीप्लाई ये इतना अमाउंट आ गया। तो इनने सेकंड में क्या किया गया, ये 10 लाख माइनस दिस अमाउंट, ये हमने देखा था कि हम यहाँ पे कैरिंग अमाउंट और रिवाइड वैल्यू लेते थे, अगर कुछ चेंज होता है तो उसके बाद में कौन सी लेता था, उसका मैंने एक लॉजिक भी बताया था, शॉर्टकट भी बताया था, जिससे आपकी गलती नहीं होगी कि कौन से वाला क्या लेना है। तो कब बताया था ये, इंड 16 के टाइम बताया था। तो अब अगर नहीं देखा तो वो लेक्चर जरूर देख लो, मैं यहाँ पे दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा उस चीज़ को। तो ये हमारा ये आ गया और मल्टीप्लाई में 65 आ गया, उसके बाद ये नेक्स्ट ईयर में 85 ये ओके। तो ये वाला हो गया हमारा कंप्लीट। तो आइए दोबारा से हम चलते हैं अपने नोट्स पे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और कमेंट भी जरूर करना, अगर आपने कमेंट करते हो तो आप हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको लेक्चर कैसा लगा। और अपने जो भी आपके जानने पहचानने वाले हैं सबको बताओ कि सारंग सी क्लासेस पे जाके अपने लेक्चर्स देखो, जो कि फ्री में अवेलेबल है बिल्कुल, और कंसेप्ट क्लैरिटी भी आपको पूरी आएगी और एग्जाम्स में बहुत जबरदस्त मार्क्स आएंगे। क्योंकि मेरा मोटिव है कि जितने ज़्यादा बच्चों का बेनिफिट हो उतना, और अगर मैं फीस चार्ज भी करूंगा तो काफ़ी नॉमिनल सी रखूंगा अपनी फीस, ऐसा नहीं है कि बाकी टीचर्स की तरह काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मेरे को नहीं, मैं पहले तो फ्री में ही टीच करना चाह रहा था, बट अभी कुछ रीजंस की वजह से मैं अभी थोड़ा नॉमिनल अमाउंट चार्ज कर लूँगा। मतलब लाइफ टाइम फ्री का था मेरा पर्पज, बट अभी लाइफ टाइम तो नहीं, स्टार्टिंग में थोड़ा फ्री करवा रहा हूँ, बाद में चार्ज करूंगा। इसमें हम देखते हैं अमोर्टाइजेशन मेथड बेस्ड ऑन रेवेन्यू। हमने ये देखा था कि हम जब इंड 16 कर रहे थे कि हम रेवेन्यू के बेसिस पे अलाउ नहीं करेंगे अमोर्टाइज करना, क्योंकि वो मेरे लिए लॉजिकल नहीं था। बट अगर कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि मेरा एक लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है रेवेन्यू, कई बार गवर्नमेंट मेरे को लाइसेंस वगैरह इसी कंडीशन पे देती है कि आप इस लाइसेंस को, इस राइट को तभी तक यूज कर लो कि जब तक आपका इतना रेवेन्यू मेट नहीं होता। इतना रेवेन्यू मेट हो जाएगा तो आप मतलब उस एसेट को यूज नहीं कर पाओगे। जैसे कि इट इज अप्लाइड ओनली इफ रेवेन्यू इज द लिमिटिंग फैक्टर, रेवेन्यू लिमिटिंग फैक्टर होगा तभी आप रेवेन्यू मेथड के बेसिस पे अमोर्टाइज कर पाओगे। एग्जांपल कलेक्शन ऑफ टोल, जैसे कि मैं टोल वगैरह कलेक्ट करने का, जैसे हाईवे अथॉरिटी होती है वो जो रोड बनाता है, जो ब्रिज वगैरह बनाता है, उसको एक राइट दे देते हैं कि वो टोल कलेक्ट कर ले। कब तक का होता है उसके पास, उसको एक रेवेन्यू सेट करके दे देते हैं कि आप इतने
CR इतने लैक्स तक का जो भी समथिंग अमाउंट उतने तक कलेक्ट कर लो, तब तक आपका है। इतना अमाउंट आप कलेक्ट कर लेते हो अगर, तो उसके बाद ये गवर्नमेंट का हो जाएगा। तो अगर ऐसी कुछ सिचुएशन, ऐसे ही गोल्ड के केस में भी होता है, ऐसा है तो आप रेवेन्यू मेथड के बेसिस पे अमोर्टाइज कर लोगे, अदरवाइज अमोर्टाइजेशन रेवेन्यू के बेसिस पे लॉजिकल नहीं था, हमने देखा था। अमोर्टाइजेशन कब से स्टार्ट करेंगे? जब से मेरा अवेलेबल फॉर यूज हो जाएगा। ये सेम इंडेक्स 16 सीजन सेस कब करेंगे, सेशन कब होगा? ये सेम इंडेक्स 16 जिस दिन मैं डिरिकॉग्नाइज कर दूंगा अपनी बुक से और क्लासीफाई कर दूंगा हेल्ड फॉर सेल विच एवरी अर्लियर, और लगा हुआ यहाँ पे रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू वैसे तो मेरी इंटेंजिबल एसेट के केस में बनती नहीं है, वो जीरो ही रहेगी आपको, बट किसी केस में अगर बन जाती है मेरी, जीरो किस केस में नहीं बनेगी? नॉर्मली जीरो होती है, बट अगर मान लो जीरो नहीं है, किस केसेज में नहीं होगी? चाहे तो मेरी उस एसेट की कुछ एक्टिव मार्केट अवेलेबल है, मतलब कि मार्केट में मेरे को पता है कि वो आज या फिर जिस दिन भी मेरी यूजफुल लाइफ होगी, दोनों टाइम पे मेरी एक्टिव मार्केट उसकी अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है कि मेरे को पता है कि हाँ 5 ईयर तक मेरे को यूज करनी है, तो उसके बाद सेल हो जाएगी मेरी, तो उसको रेजिडुअल वैल्यू को फिर जीरो लेना जरूरी नहीं है। तो जितने में मेरे को पता है कि हाँ सेल हो जाएगी, उतना ले लिया आज की डेट में रेजिडुअल। अगर वो नहीं है, एक्टिव मार्केट नहीं है, तो अगर मान लो कोई थर्ड पार्टी है, उसने कहा कि मेरे को इतने टाइम के बाद इस एसेट को मैं परचेज कर लूंगा, कि मतलब 5 ईयर्स के बाद इस एसेट को मैं परचेज करूंगा, कोई कमिटमेंट है, तो उस केस में भी मैं रेजिडुअल वैल्यू लूंगा, क्योंकि मेरे को इतना अमाउंट तो मिल ही जाएगा इतने टाइम के बाद, यूजफुल लाइफ के बाद। तो वही है कि यहाँ पे जीरो नहीं होगा। और रेजिडुअल वैल्यू अगर एक्सीड कर जाती है कैरिंग अमाउंट से, तो उसका डेप्रिसिएशन यहाँ पे अमोर्टाइजेशन कर लो, अमोर्टाइजेशन, तो वो मेरा जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं नेगेटिव में तो जा नहीं सकता। ये हम इंडेक्स 16 में इसका डिटेल में लॉजिक करके आए थे, अब वहां पे देख लो अगर नहीं देखा तो इसका तो कोई अभी, हाँ यूजफुल लाइफ क्या होती है मेरी? अब जैसे मैं कोई कंट्रेक्चुअल या फिर लीगल राइट लिया मैंने, मान लो पेटेंट राइट करवाया मैंने, पेटेंट लिया मैंने, गवर्नमेंट ने मेरे को 15 ईयर्स का दे दिया पेटेंट, बट मेरा पर्पज ये है कि मैं उसकी यूज सिर्फ यूजफुल मेरे लिए सिर्फ 5 ईयर्स तक ही है, मैं उसको यूज सिर्फ 5 ईयर्स तक ही करूंगा उस पेटेंट का बेनिफिट। अब एग्जांपल देता हूं, जैसे कोविडशील्ड बनी थी, कोविडशील्ड उनको पता था, उनको मान लो पेटेंट तो मिल गया 15 ईयर्स का, बट उनको पता है कि कोविडशील्ड को कि इसमें इतना मतलब कंपटीशन है कि बाकी रिसर्च सेंटर भी इसके ऊपर रिसर्च करी जा रहे हैं, तो वो रिसर्च जल्दी ही कर लेंगे, तो मे बी वो पीछे रह जाएं, तो ज़्यादा टाइम अपने पेटेंट को यूज भी नहीं कर पाएंगे। तो एक्सपेक्ट किया कि उन्होंने वो सिर्फ 5 ईयर्स तक ही यूज कर पाते हैं, बट गवर्नमेंट ने तो उनको 15 ईयर्स तक का दे दिया पेटेंट राइट, बट वो सिर्फ उनको पता है कि वो 5 ईयर्स तक इसको यूज कर पाएंगे, उसके बाद इसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो मतलब कि उनकी यूजफुल लाइफ क्या होगी? 5 ईयर, जितने टाइम तक यूज कर सकते हैं उतनी। तो हम कह सकते हैं कि जितना कॉन्ट्रेक्चुअल या लीगल राइट्स की वजह से मेरे को जितने टाइम के लिए वो मिला है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती यूजफुल लाइफ, क्योंकि 15 ईयर्स के बाद तो मैं इसको पेटेंट यूज नहीं कर पाऊंगा, वो नॉर्मल पब्लिक के लिए अवेलेबल हो जाएगी वैसे ही, मेरे पास उसका एक्स्ट्रा उसका बेनिफिट नहीं उठा पाऊंगा। तो मतलब पेटेंट इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता, मतलब लीगल राइट या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट की जितनी लाइफ होती है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, उससे कम हो सकता है। तो ये देखते हैं, यूजफुल लाइफ शेल नॉट एक्सीड द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल और लीगल राइट, इसके पीरियड से ज़्यादा नहीं हो सकता, बट मे बी शॉर्टर, इससे शॉर्टर हो सकता है। ओवर द एंटिटी कब तक का हो सकता है? ओवर विच एंटिटी, एंटिटी एक्सपेक्ट कर रही है कि उसको तब तक यूज करेगी, जैसे यहाँ पे 5 ईयर्स कर रही थी तो 5 ईयर्स का ले लिया था हमने। इफ दी कॉन्ट्रेक्चुअल और अदर लीगल राइट्स कैन बी रेन्यूड, उनको पता है कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल और अदर लीगल राइट्स हैं उनको रेन्यू कर सकते हैं, वो भी विदाउट सिग्निफिकेंट कॉस्ट इंकर किए, तो वो रेन्यूअल पीरियड को भी उसमें ऐड कर सकते हैं यूजफुल लाइफ में। यूजफुल लाइफ ऑफ द इंटेंजिबल एसेट शेल इंक्लूड रेन्यूअल पीरियड्स ओनली इफ, जब ओनली इफ देयर इज एविडेंस, कुछ एविडेंस है उनके पास कि वो रेन्यूअल करवा सकते हैं विदाउट सिग्निफिकेंट कॉस्ट इंकर किए। अब हम कब कहेंगे कि सिग्निफिकेंट कॉस्ट इंकर किए बिना वो रेन्यूअल हो जाएगा? चाहे तो वो पहले भी मतलब बार बार रेन्यू करवाते आ रहे हैं, तो हमें पता है कि हाँ रेन्यू हो ही जाएगा, सिग्निफिकेंट कॉस्ट इंकर नहीं हो रही, एविडेंस है मेरा, क्योंकि पहले करते आए हैं पास्ट। अब प्रेजेंट में अगर मान लो वो नहीं है, तो प्रेजेंट का देख लेंगे। प्रेजेंट में मेरे को पता है कि कुछ ऐसी कंडीशन थी जो नेसेसरी थी, उसको रिन्यूअल तब मिल जाता मेरे को विदाउट सिग्निफिकेंट कॉस्ट, अगर मैं उसको मीट कर देता, और वो मीट कर चुका हूँ, मतलब प्रेजेंट में मेरा कुछ मीट हो गया, तो तब भी उसको मतलब कि अलाउड, मतलब रेन्यूअल पीरियड को ऐड कर सकता हूँ यूजफुल लाइफ में। और अगर मान लो चलो प्रेजेंट का भी नहीं,
अगर मैं फ्यूचर का देखता हूँ कि जो फ्यूचर में मेरे को इकोनॉमिक बेनिफिट्स होने वाले हैं, वो जो मैं रिन्यूअल करवाऊंगा, रिन्यूअल की जो कॉस्ट लगेगी उससे बहुत ज़्यादा है। तो आप इसको ऐसे याद करो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, मतलब कि फ्यूचर में जो बेनिफिट्स होने वाले हैं उसकी कॉस्ट से मैं कंपेयर कर लिया। आज प्रेजेंट मतलब कि मैं कुछ ऐसी कंडीशन को मेट कर चुका हूँ पास्ट में कि हाँ मैं पहले भी लेते आया था, तो आगे भी मेरे को पता है आगे लेऊंगा ही, मतलब रिन्यूअल करवाऊंगा ही। ये देखा, देयर इज एविडेंस मे बी पॉसिबली बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, देयर इज एविडेंस दैट एनी नेसेसरी कंडीशंस टू obtain renewal will be satisfied. Cost of renewal is not significant when compared with the future economic benefit expected from the renewal. चेंजेस इन अमोर्टाइजेशन मेथड, जो भी अगर चेंज होता है किसी भी कंडीशन में, मतलब कि अमोर्टाइजेशन मेथड में चेंज आ जाता है आपका, अगर रेजिडुअल वैल्यू में चेंज आ जाता है और यूजफुल लाइफ में चेंज आ जाता है, तो उस केस में ये चेंज इन एस्टिमेट माना जाएगा और इसको रेस्पेक्टिवली आप अप्लाई, मतलब कि इफेक्ट दोगे। रेट्रोस्पेक्टिव इसका इफेक्ट नहीं होगा। इंटेंजिबल एसेट जिसकी इनडेफिनेट, जिसकी डेफिनेट लाइफ होती है, उसको तो हम अमोर्टाइज करते आ रहे थे। देखा था कि हमने जिसकी पता है 5 ईयर्स की लाइफ है, 5 ईयर्स में अमोर्टाइज कर देंगे। अब जिसकी मेरे को पता है कि लाइफ ही नहीं पता, इनडेफिनेट है, इन्फिनाइट नहीं कह रहे यहाँ पे, इनडेफिनेट की बात हो रही है। और या फिर गुडविल है, गुडविल को तो आपको पता ही है, लाइफ का कुछ आता पता नहीं है। तो जिसकी इनडेफिनेट लाइफ है, जिसकी मेरे को लाइफ नहीं पता, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में मैं उसको अमोर्टाइज तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे को ईयर्स नहीं पता कि कितने ईयर्स तक उसको यूज कर पाऊंगा। तो उस केस में क्या होगा कि अमोर्टाइज नहीं कर पाऊंगा, बट इम्पेयर कर दूंगा, इंपेयरमेंट टेस्टिंग करूंगा उसकी एनुअली। और या फिर मेरे को कभी इंडिकेटर्स दिखते हैं कि इंपेयरमेंट होने वाली है, मतलब इंपेयरमेंट के कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो कि हम इंडेक्स 36 करेंगे तो उसमें डिटेल में चेक करेंगे कौन से इंडिकेटर्स होते हैं। अगर उसमें से कुछ इंडिकेटर्स एग्जिस्ट करते हैं तो उस केस में हम इंपेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे। अगर इंपेयरमेंट टेस्टिंग वहां पे लॉजिक फिट होता है कि कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा शो हो रही है, तो उस केस में मैं इंपेयरमेंट भी कर दूंगा उसको। इज नॉट बट इट इज टेस्टेड फॉर इंपेयरमेंट, टेस्ट लिखा है इंपेयरमेंट एनुअली, टेस्ट एनुअली करना है। अगर मान लो रिकवरेबल अमाउंट मेरी ज्यादा है कैरिंग अमाउंट से, तो इंपेयरमेंट करूंगा ही क्यों? तो टेस्टिंग कर ली, सिर्फ टेस्टिंग करनी है। एंड भी देर का है, कब करूंगा? चाहे तो एनुअली। और अगर कोई इंडिकेटर मीट कर रहा है, इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट का एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस केस में भी मैं उसको चेक करूंगा, टेस्ट करूंगा, एसेस करूंगा। जो इंडेफिनिट लाइफ मैंने देखा था, तो उसको एवरी ईयर मैं चेक करता जाऊंगा कि क्या अब उसके कुछ अभी भी इंडेफिनेट ही है, या फिर मेरे को पता है कि हाँ अब तो मैं सिर्फ इसको 2 साल और यूज करूंगा, डेफिनेट हो गया। अगर डेफिनेट हो जाती है तो उसको मैं 2 ईयर्स में एमोटाइज कर दूंगा। इफ इवेंट सजेस्ट इट्स नाउ फाइनाइट चेंज परस्पेक्टिव, तो वो परस्पेक्टिव चेंज होगा, मतलब पीछे जाके आपको चेंज कर देंगे कि एमोटाइज करने की जरूरत नहीं है, वो जैसे होता है होने दिया पहले। इंटेंजिबल सेट विद फाइनाइट, ये ठीक है जी। इसमें एक इलस्ट्रेशन पे आओ, 11th इलस्ट्रेशन। यस पीपल, 11th इलस्ट्रेशन पे आइए। एक्स लिमिटेड ने परचेज किया है एक लीगल राइट को, परचेज पेटेंट राइट को, कब? 1 अप्रैल 2001 को। कितने में? 3 लाख में। उनको लीगल लाइफ है उसकी 15 ईयर, बट हमें तो यूजफुल लाइफ से मैटर है। वहां पे एग्जाम में दिया होगा लीगल लाइफ, आपको कहना नहीं हमें तो यूजफुल लाइफ से मैटर है, मतलब है। तो क्योंकि आपके लिए मैटर ही वो करती है यूजफुल लाइफ कितनी है। हाउ ड्यू टू कम्पिटिटिव नेचर की वजह से, जो मैं आपको एग्जांपल दे के आऊँ वही दे रखा है इनमें। दी मैनेजमेंट एस्टिमेट से यूजफुल लाइफ, उन्होंने एस्टिमेट की उसकी यूजफुल लाइफ सिर्फ 5 ईयर, क्योंकि ड्यू टू कम्पिटिटिव नेचर उनको पता है कि वो 15 ईयर्स तक उसको, जितनी उनकी लीगल लाइफ है उस पेटेंट की, यूज नहीं कर पाएंगे, 5 ईयर्स तक ही यूज कर पाएंगे। तो इसकी यूजफुल लाइफ हो गई है मेरी 5 ईयर। ये है यूजफुल लाइफ, कितने अमाउंट में लिया और ये कब लिया। इन्होंने आगे लिखा है स्ट्रेट लाइन मेथड से ये कर रहे हैं अमोटाइज। 1 अप्रैल 2002 को इन्होंने देखा कि मैनेजमेंट अनसर्टेन है दैट द प्रोसेस कैन एक्चुअली बी मेड इकोनॉमिकली बाई फिजिबल। तो ये अनसर्टेन है कि प्रोसेस क्या एक्चुअली इकोनॉमिकली फिजिबल है, एंड डिसाइड्स टू राइट डाउन द पेटेंट टू एन। तो इन्होंने डिसाइड किया कि उसको राइट डाउन कर देंगे पेटेंट को टू एन एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू पे। तो मार्केट वैल्यू पे इन्होंने सोचा कि हाँ उसको हम करते हैं राइट डाउन, मतलब फेयर वैल्यू कितनी देर की इन्होंने? 1,50,000। ये कब की दी हुई है? 1 अप्रैल 2002 की। एंड डिसाइड टू अमोर्टाइज ओवर 2 ईयर्स, और डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर के 2 ईयर्स में और अमोर्टाइज करते हैं। तो एक बार देखते हैं इन्होंने क्या पूछा है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। तो इन्होंने एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर हमसे पूछा कि कितनी वैल्यू होगी। तो आइए देखते हैं इंटेंजिबल एसेट की कितनी वैल्यू होगी। फर्स्ट ईयर में हम अगर जाते हैं, फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर में हमने इसको परचेज किया था एक्वायर्ड अमाउंट। तो परचेज लिख देता हूँ, परचेज अमाउंट परचेज किया था हमने फर्स्ट ईयर में
3 लाख में। और इसकी लाइफ कितनी दी हुई थी उस टाइम, लीगल यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स। तो फर्स्ट ईयर का डेप्रीसिएशन मैं अगर कहूँ कि 2001 और 2 का अमोर्टाइजेशन कितना होगा, तो इसका अमोर्टाइजेशन कैसे निकालते हैं, 3 लाख, इसमें रेजिडुअल वैल्यू तो कुछ दी नहीं है, तो बाय 5 तो कितना आ गया ये 60,000। अगर मैं इसकी 3 लाख में से 60,000 जाएगा तो मेरा कब की वैल्यू आ जाएगी, ये मेरी आ जाएगी 31 मार्च 2002 की वैल्यू कितनी आएगी, 2,40,000। ये होगी मेरी एवरी ईयर एंड की पूछी है ना, एट द एंड ऑफ, तो 31 मार्च 2002 की इतनी वैल्यू आ गई। तो उसके बाद आगे देखते हैं एट 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को ये कहते हैं कैन एक्चुअली भी इकोनॉमिकली मेड बाई, तो इन्होंने 1 अप्रैल को देखा कि इनकी 1,50,000 ही हो सकती है वैल्यू, तो ये क्या करेंगे, इंपेयरमेंट कर देंगे इसको। कब, सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर पे आते हैं। सेकेंड ईयर में अभी डेट कौन सी है मेरी, 1 अप्रैल 2002। इस डेट पे इन्होंने क्या चेक किया, मेरी कैरिंग अमाउंट थी पहले, कैरिंग अमाउंट कितनी थी पहले बुक्स में, 2,40,000 की। उस दिन हमने देखा कि इंपेयरमेंट लॉस, इंपेयरमेंट मतलब कि इससे रिकवर कर पा रहे हैं सिर्फ 1,50,000 और बुक्स में शो हो रही है 2,40,000 पे, तो इसको इंपेयर कर देंगे। तो इंपेयर करेंगे तो इंपेयरमेंट लॉस, इंपेयरमेंट लॉस माइनस कर देंगे। इंपेयरमेंट लॉस कैसे निकालेंगे हम, कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट, रिकवरेबल कितना है, इतना ही, मतलब फेयर वैल्यू पे शो कर रहे हैं। कितना आ गए 90,000 का। इसको ब्लैक से कर देना, ब्लैक से कर, 90,000 माइनस कर दूंगा तो ये कितना आएगा मेरा 1,50,000। तो मतलब कि सेकंड ईयर के एंड, नहीं ये 1 अप्रैल को ही, ये अभी कौन सी है ये, 1 अप्रैल को ही रिवाइड वैल्यू है, तो इसके ऊपर अमोर्टाइजेशन लगेगा कब का, अमोर्टाइज लगाएंगे इसके ऊपर 2, 3 का, कितना लगेगा 1,50,000 बाय 2, कितना अमाउंट बनाइए 75,000 बाय 75,000 की अमाउंट आ गई। कब की है ये, 31 मार्च 2003 की। ये सेकेंड ईयर के एंड की वैल्यू होगी मेरी। अब आते हैं हम इससे अगले ईयर पे, तो थर्ड ईयर। थर्ड ईयर का इन्होंने क्या दिया है, एट अप्रैल 2003, मतलब कि इसके बाद जो हुआ है, हैविंग परफेक्टेड दी रिलेटेड प्रोडक्शन प्रोसेस, वो कहते हैं कि उसके प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ परफेक्शन आ गई है, उस वजह से एसेट अप्रेज हो गई है, कितने अमाउंट पे 3 लाख पे हो गई है अब। और फर्दर जो एस्टिमेटेड इनकी यूजफुल लाइफ थी वो 4 ईयर्स और है, 4 मोर ईयर्स, मतलब कि 4 ईयर्स और चलेगी अभी पेटेंट की, लगा लो यूजफुल लाइफ। तो अभी हम क्या करते हैं फिर, रिवैल्यू करेंगे। पहले कितना सो रहा है मेरा बुक्स में, ये कब की बात कर रहे हैं हम, 1 अप्रैल 2003। कैरिंग अमाउंट कितनी है मेरी बुक्स में, 75,000 की। उस दिन मेरा रिवैल्यूएशन गेन हो गया मेरा, कितना हुआ गेन, 3 लाख की वैल्यू हो गई है, माइनस कर दूंगा 75,000, तो कितना आएगा मेरा अमाउंट, कितना गेन हुआ ये 2,25,000। तो फिर उस दिन की मेरी वैल्यू की कब कितनी होगी, 1 अप्रैल 2003 की वैल्यू 3 लाख की होगी मेरी। अब इसके ऊपर मैं मोर्टाइजेशन लगाऊंगा, कौन सा ईयर का, 3, 4 का, 3, 4 का, कितना अमोर्टाइजेशन होगा इसका 3, 4 का, 3 लाख की वैल्यू हो गई है मेरी, बाय में कितना करता हूँ मैं, 4 ईयर्स और यूजफुल लाइफ हो गई है मेरी, तो ये मेरा 75,000 आएगा इसे, 3 लाख
हाँ जी 75,000 कितना हो गया 2,25,000। ये कब की वैल्यू है मेरी 31 मार्च 2004। तो इन्होंने यही पूछा था मेरे से इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू कितनी होगी एट द एंड ऑफ ईच ईयर, तो हमने निकाल दी है। तो आइए देखते हैं 31 मार्च 2002 को 240 हमारा कितनी निकली थी 240। और सेकेंड ईयर के एंड में मतलब 31 मार्च 2003 को 75,000। 31 मार्च 2003 को कितनी 75,000। 31 मार्च 2004 को कितनी आई 2,25,000। तो वही 2,25,000 की आ गई, ये मतलब 2003-4 के बाद की। तो इन्होंने आगे की भी निकाल दी है, आगे की भी आप निकाल लेना डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन माइनस कर करके। आगे तो सेम ही रहेगा ना, मैंने चेंज वाला करवा दिया जो मेजर पोर्शन था हमारा। तो आइए आगे नोट्स पे ही आते हैं दोबारा से। नोट्स पर पहुंच जाइए। हाँ जी इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट का वैसे तो मेरा इंडेक्स 36 है इसके लिए स्पेशल, बट मैं कुछ कुछ बातें टच करके पहले इंडेक्स 16 में भी आया था, अभी भी थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ आपको कि इसमें हल्का सा चेंज भी है, चेंज भी आपको देखने को मिलेगा। कुछ कुछ इंटेंजिबल होते हैं जो वो एसेस करेंगे इम्पेयरमेंट के लिए हम, मतलब कि इंटेंजिबल्स के ऊपर इम्पेयरमेंट लग जाएगी मेरी। फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी फाइनाइट लाइफ है, अगर अगर मान लो मेरे को उसकी यूजफुल लाइफ पता है कि इतने टाइम तक मैं यूज करूंगा, उस केस में कब कब मैं उसको रिवैल्यू करूंगा, मतलब इंपेयरमेंट टेस्टिंग करूंगा उसको। हमारा को ये होता है ना कि मतलब जब इंडिकेटर्स एग्जिस्ट करें तब उसको कर लो। इंडिकेटर्स कौन से होते हैं, जैसे कि एडवर्स मार्केट चेंज होता है, कुछ मार्केट में कुछ एडवर्स चेंज हो जाता है या कुछ डैमेज हो जाता है, ऑब्सोलेंस हो जाती है कुछ इंटेंजिबल एसेट की। तो उस केस में मैं इसका इंडिकेशन एग्जिस्ट करेगा तो उसको चेक कर लूंगा इंपेयरमेंट को। और अगर जिस किसी की इंडेफिनिट लाइफ है अगर, तो उस केस में एनुअली चेक करना होगा मेरे को, और जब 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 उसका इंडिकेशन कोई एग्जिस्ट करेगा। कौन सा, जो ये वाले इंडिकेटर्स देखें, ये हम डिटेल में इंडेक्स 36 में देखेंगे। वैसे इंटेंजिबल्स नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज, इंटेंजिबल अभी अवेलेबल फॉर यूज वाली कंडीशन में नहीं आई है, तो उस केस में एनुअली प्लस इंडिकेटर्स एग्जिस्ट। तो मतलब कि इंडिकेटर्स एग्जिस्ट वाला सिर्फ फाइनाइट लाइफ के केस में है, बाकी केस में मेरा एनुअली भी देखना है और इंडिकेटर्स एग्जिस्ट करेंगे तब भी देखना है। ओके, तो आइए आगे कंटिन्यू करते हैं। गुडविल, गुडविल का कब देखेंगे एनुअली एज पर इंडेक्स 36। इसका प्रोसेस कंपेयर करेंगे कैरिंग अमाउंट को रिकवरेबल अमाउंट से, ये हम इंडेक्स 16 में भी करके आ चुके हैं। उसकी रिकवरेबल कितना अमाउंट रिकवर कर सकते हैं, अगर रिकवर अमाउंट उसका कम है जितने अमाउंट में मेरी बुक्स में शो हो रही है तो उसको इंपेयरमेंट कर देंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकालते थे, ये देखते थे कि अगर मैं उसको यूज करूंगा तो टोटल कितना बेनिफिट होगा, और अगर मार्केट में सेल करने जाऊंगा तो कितने में सेल होगी, उन दोनों में से जो भी हायर होता था वो मेरा रिकवरेबल अमाउंट था। तो इसको डिटेल में हम वहीं पे स्टडी करेंगे। कहाँ कहाँ स्टडी करेंगे इंडेक्स 36 में। तो चलो इसको क्या करना है, रिकॉग्नाइज करेंगे इंपेयरमेंट लॉस को पीएनएल में। अगर पहले कुछ रिवैल्यूएशन उसी सेट का कुछ रिवैल्यूएशन सरप्लस में पड़ा तो उसको रिवैल्यूएशन सरप्लस से उतना अमाउंट करेंगे जितना है, और बाकी का पीएनएल से ही करेंगे फिर। मॉडल फॉर अकाउंटिंग कौन सा, कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल। इसमें दो मॉडल हम, ये सेम है, इसमें मैं टाइम नहीं लगाऊंगा, सेम। कौन सा, इंडेक्स 16। कॉस्ट मॉडल देखा था हमने वहां पे, रिवैल्यूएशन मॉडल देखा था। कॉस्ट मॉडल के अंदर हमने देखा था कॉस्ट में से लेस कर देंगे कोमुलेटेड अमोर्टाइज, यहाँ पे सिर्फ वर्ड चेंज हुआ है डेप्रिसिएशन की अमोर्टाइजेशन, बाकी कुछ चेंज नहीं है इसमें। ये हो गया। इसके बाद रिवैल्यूएशन में हमने देखा था कि हाँ इसके अंदर ये एक थोड़ा सा आपके लिए वो है, हमने वहां पे देखा था कि फेयर वैल्यू होगी, बट इसमें हमने देखेंगे कि ओनली यूजेबल इफ फेयर वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड बाय रेफरेंस टू एन एक्टिव फेयर मार्केट वैल्यू। अगर एक्टिव मार्केट है उसकी तभी उसकी फेयर वैल्यू वाला कंसेप्ट लेंगे। तो मतलब कि सीधी सी कहने की बात है कि हम रिवैल्यूएशन मॉडल तभी अप्लाई कर पाएंगे जब उसकी एक्टिव मार्केट अवेलेबल है इंटेंजिबल एसेट की। उसके बाद सब्सिक्वेंट एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन, फिर डब्ल्यूडीवी, सब्सिक्वेंट एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस, यही सेम है। एक्टिव मार्केट कब कहूंगा कि है उसकी, जब मेरे को पता है कि कुछ होमोजेनियस आइटम्स की एक मार्केट है जिसमें विलिंग है बायर सेलर्स सभी अवेलेबल हैं और उसके प्राइजेस भी पब्लिकली नोन है मेरे को, ये एक्टिव मार्केट। अगर वैसी मार्केट है मेरे को पता है और उसकी जो फेयर वैल्यू है
मतलब प्राइस तो नोन ही है, तो फेयर वैल्यू उसकी पता होगी, तो उसी केस में मेरा रिवैल्यूएशन मॉडल लगेगा, अदरवाइज यहाँ पे रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं लगता। अमोर्टाइजेशन इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन रिवाइज्ड कैरिंग, भाई ये तो हम बात करके आ चुके हैं ना, कैरिंग अमाउंट और रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। बस आपने देखा था यहाँ पे इंपेयरमेंट तो यहाँ पे भी हो सकता है, कॉस्ट मॉडल में भी ये डाउन तो कर ही सकते हैं बट इंक्रीज नहीं कर सकते ना। तो रिवैल्यूएशन मॉडल में आपकी वैल्यू कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। ऑलरेडी देख के आ चुके हैं भाई, ऐसे हैरानी से क्या देख रहे हो। अमोर्टाइजेशन इज टू बी कैलकुलेटेड, ठीक है। अमोर्टाइजेशन, हाँ एडिशनल, हम यहाँ पे एडिशनल डेप्रिसिएशन का देखा था, यहाँ पे एडिशनल अमोर्टाइजेशन का, कि जो मेरा रिवाइज्ड अमोर्टाइजेशन हुआ है और जो अगर उसको फेयर वैल्यू पे ना करता, अगर मेरा एक्चुअल में होता है तो कितना अमोर्टाइजेशन होता है एक्चुअल, तो जो डिफरेंस होगा उसको हम ट्रांसफर, उसके इक्वल अमाउंट को रिवैल्यूएशन रिजर्व से रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर कर देंगे, ये ऑप्शनल है मेरे लिए। व्हेन इंटेंजिबल, जब इंटेंजिबल एसेट को मैं डी रिकॉग्नाइज कर दूंगा अपनी बुक से, तो उस केस में मेरे को जितना बैलेंस होगा रिवैल्यूएशन सरप्लस का वो सारा रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर करना होगा। मतलब कि ये P&L के थ्रू ट्रांसफर नहीं होगा, P&L के थ्रू रूट नहीं होगा, ये डायरेक्ट रिटेन्ड अर्निंग्स में चला जाएगा। इसका हम लॉजिक ऑलरेडी इंडेक्स 16 में डिस्कस करके आ चुके हैं यहाँ, इसलिए दोबारा नहीं करें। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी रिवैल्यूएशन की, हमें रिवैल्यूएशन इतनी फ्रीक्वेंसी पे करना है कि जो मेरी कैरिंग अमाउंट है वो फेयर वैल्यू से ज्यादा डिफरेंस ना आए, सिग्निफिकेंट डिफरेंस ना आए। तो इसलिए क्या करना है मेरे को, अगर मतलब 3 to 5 ईयर्स में कर लो, बट अगर कुछ सिग्निफिकेंट और वोलेटाइल चेंजेस होते रहते हैं उस एसेट की मार्केट में, तो आप उसको एनुअली कर लो। जैसे हमने पीपी के टाइम पे गोल्ड वाला एग्जांपल लिया था। अब इसमें क्या ट्रीटमेंट होगा एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन का, हमने दो मेथड देखे थे। एक एलिमिनेशन अप्रोच, उसमें मतलब कि हम एक्यूमुलेटेड जो होता है उसको रिमूव कर देते हैं ओरिजिनल कॉस्ट को, और इसको एलिमिनेट कर देते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन दिखेगा ही नहीं आपको, तो कैरिंग अमाउंट में सिर्फ चेंज होता है। और जो दूसरा होता था मेरा रिस्टेटमेंट वाला, उसके अंदर हम प्रोपोर्शनेटली वो चेंज करते थे उसमें। तो आपको आई थिंक ये याद आ गया होगा, प्रोपोर्शनेटली चेंज करते थे। और उसके बाद रिवैल्यूएशन टू बी मेड फॉर इंटायर क्लास ऑफ एसेट। अब इसमें रिवैल्यूएशन करेंगे हम सिर्फ पूरी इंटायर क्लास ऑफ एसेट की करेंगे रिवैल्यूएशन। इफ एन आइटम ऑफ इंटेंजिबल एसेट इज रिवैल्यूड, अगर कोई इंटेंजिबल एसेट की आइटम रिवैल्यू होती है तो इंटायर क्लास ऑफ, ये सेम है उसके जैसा कि हाँ, बट इसमें एक ये देखना पड़ेगा आपको, जो ग्रीन में दिया हुआ मैंने, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई एसेट, हमने देखा था कि हम रिवैल्यूएशन मॉडल कौन से पे लगाते हैं, इसमें तो लिखा है कि रिवैल्यूएशन सारी क्लास की होगी। मतलब इफ एन आइटम ऑफ इंटेंजिबल एसेट इज रिवैल्यूड देन इंटायर क्लास ऑफ इंटेंजिबल टू व्हिच दैट एसेट बिलोंग्स शैल बी रिवैल्यूड, सारी क्लास रिवैल्यू होनी चाहिए। बट इसमें एक वो है कि अगर उसकी मार्केट एक्टिव मार्केट अवेलेबल नहीं है तो उसको कॉस्ट मॉडल अप्लाई कर सकते हो, बट जो बाकी उस क्लास की एसेट होंगी, जिसकी एक्टिव मार्केट अवेलेबल होगी, अगर वैल्यूएशन मॉडल लगा रहे हो तो उस क्लास की सारी जिस एसेट की, अगर मान लो आप एक क्लास है उसके ऊपर वैल्यूएशन मॉडल लगा दिया, तो जिसकी एक्टिव मार्केट से अवेलेबल है उसके ऊपर तो रिवैल्यूएशन मॉडल लगा दो, और जिसकी एक्टिव मार्केट अवेलेबल नहीं है उसके ऊपर कॉस्ट मॉडल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ये मानेंगे कि इंडेक्स 38 का क्राइटेरिया मीट हो रहा है। और एक होता है मेरे ट्रीटमेंट करते हैं गेन और लॉस का राइजिंग, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन हो रहा तो रिवैल्यूएशन गेन को ट्रांसफर करते हैं ओसीआई में, ये हम P&L में मतलब इंडेक्स 16 में करके आ चुके हैं डिटेल में, कि गेन होता है तो ओसीआई में जाता है और अदरवाइज लॉस होता है तो P&L में। अगर सब्सिक्वेंट भी, ये फर्स्ट टाइम का था, और सब्सिक्वेंट भी होता है सेम डायरेक्शन में तो सेम है, जब अब गेन है तो ओसीआई और लॉस है तो P&L। अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता तो रिवर्सल कर देंगे पहले वाला का, अगर ओसीआई में कुछ अमाउंट गया तो पहले गेन हुआ था अब लॉस हुआ तो पहले ओसीआई से एडजस्ट करेंगे, बाद में गेन P&L से। अगर पहले लॉस हुआ था अब गेन हो गया तो पहले P&L से करेंगे, जितना गया था उतना रिवर्सल, और उसके बाद हम ओसीआई में जाएंगे। इसका डिटेल चार्ट दिया हुआ है तो आप इसको देख लेना एक बार जो भी था। इसके बाद डी रिकॉग्निशन, तो मैं इसका ना एक बार सम करवा देता हूँ आपको, कुछ सम दे रखे हैं आई थिंक मैंने इसके इलस्ट्रेशन से। हाँ जी, एक 9th इलस्ट्रेशन कर लेते हैं और एक 12th। तो मेरे दो इलस्ट्रेशन पेंडिंग है अभी इसके स्टडी मैथ की, तो वो दोनों करते हैं जल्दी से कंप्लीट। इलस्ट्रेशन 9th पे चलो पहले। 9th इलस्ट्रेशन आपका बेसब्री से फूल माला लेके इंतजार कर रही है। विनोद जल्दी से पहुंच जाओ। ये विपिन सिंगला जी तो पहुंच चुके हैं, आपके फेरे करवाएंगे इसके साथ, आओ। सैटर्न लिमिटेड अक्वायर करता है कि इंटेंजिबल एसेट को कब, 31 मार्च 2001 को, कितने पे, 1 लाख पे। सैटर्न लिमिटेड ने एक्वायर किया इंटेंजिबल एसेट को 31 मार्च को 1 लाख पे। दी एसेट वाज रिवैल्यूड एट 1,20,000, कब, 31 मार्च 2002 को। सैटर्न लिमिटेड ने एक इंटेंजिबल एसेट को एक्वायर किया 31 को इतने अमाउंट पे,
उसकी रिवैल्यू हुई है 1,20,000 कब? 1 ईयर के बाद। और उसके बाद फिर 1 ईयर के बाद फिर से रिवैल्यू होगी। तो इन्होंने क्या पूछा, फॉर बोथ दी कंपनी दी ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च। ठीक है जी, 31 मार्च को ही देर के तो हम इसी दिन ईयर एंड हो रहा, तो ठीक है। एंड दे बोथ यूज रिवैल्यूएशन, दोनों रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई कर रहे हैं। रिकमेंड हाउ ईच ऑफ दीज ट्रांजेक्शन शुड बी डील्ड विद इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आप बताओ कि इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो ट्रांजेक्शन हुई है ऊपर, उनको कैसे डील करोगे। डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट, इग्नोर कंप्यूटेशन। इन्होंने कहा कि अमोर्टाइजेशन को छोड़ दो, क्योंकि हमें आपकी सिर्फ रिवैल्यूएशन मॉडल की नॉलेज को चेक करना है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, 1 लाख पे परचेज की थी, 1 लाख पे। तो उसके बाद 1,20,000 की होगी, तो मतलब कि 20,000 का रिवैल्यूएशन गेन हो गया 31 मार्च को। 31 मार्च 2002 को कितना, 20,000 का गेन हो गया। ये गेन होता तो मेरा कहाँ जाएगा, ओसीआई में। और उसके बाद अगर मैं देखता हूँ 31 मार्च, इसका दूसरा पेन ले लेते हैं, हमारे पास तो पेन अलग अलग है। 31 मार्च 2003 में यहाँ पे क्या हुआ, इनका 85,000 पे आ गया। तो मतलब कि टोटल कितना, इसमें अमोर्टाइजेशन होता तो अलग फिगर होती मेरी। यहाँ पे अमोर्टाइजेशन इन्होंने कहा इग्नोर करो, ठीक है, हम इग्नोर करके चलेंगे। हमारा 1 लाख से 1,20,000 हो गया था, 1,20,000 से अब हो गया 85,000, तो मतलब कि 35,000 का लॉस हो गया। 1,20,000 से सीधा 85 पे आ गया। तो 35,000 का मेरा लॉस हुआ है, तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। इसमें से 20,000 मेरा पहले ओसीआई में गया था, तो मतलब कि रिवैल्यूएशन रिजर्व ओसीआई में गया था, तो वहां से रिवर्स हो जाएगा ओसीआई से। और जो बाकी का 15,000 और है वो कहाँ से होगा, 15,000 उसको हम करेंगे पी&एल में चार्ज, इंपेयरमेंट लॉस। और जुपिटर लिमिटेड एक्वायर करता है एक इंटेंजिबल एसेट को कब, 31 मार्च 2001 को। कितने पे, 1 लाख पे। दी एसेट वाज रिवैल्यूड एट इतने पे ऑन एंड एट दिस इतने पे। उसने एक्वायर की थी 1 लाख की, पहले इसका लॉस हो गया। लॉस होता है तो पहले क्या करते हैं, अगर पहले लॉस हुआ 31 मार्च 2002 को, तो इसका लॉस हुआ पहले, तो ये जाएगा मेरा, कितना लॉस हुआ 15,000 का, 15,000 का लॉस हुआ, तो ये पी&एल में चार्ज हो जाएगा मेरा। और इसने फिर गेन हो गया मेरा कब, 31 मार्च 3 को, कितने का, 85 से 1,05,000 हो गया, 20,000 का गेन हो गया। तो 20,000 का गेन हुआ है, तो ये कहाँ जाएगा, मेरा जो 15,000 का पहले पी&एल से हुआ था, तो 15,000 का तो पहले पी&एल में गेन बुक होगा। और जो एक्स्ट्रा 5,000 का है मेरा, ये वाला तो कहाँ होगा, पी&एल में बुक होगा। और ये वाला ओसीआई में चला जाएगा मेरा। ओके, देखते हैं ऐसे ही का क्या आंसर दे रहे हैं। इन्होंने ये दिया है, रिवैल्यूएशन इंक्रीज हुआ है, अगर ये देखो 20,000 का रिवैल्यूएशन डिक्रीज हुआ है, 2 मिनट, कैटल लिमिटेड का शुड बी क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन इंक्रीज, शुड बी क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व 31 मार्च 2 को। उसके बाद 31 मार्च 2003 को रिवैल्यूएशन का डिक्रीज हुआ, जो वो तो जाएगा रिवैल्यूएशन रिजर्व में, क्योंकि पहले उसमें गया था। उसके बाद वही सेम दे रखा जो मैंने आपको बोला ऊपर, शायद मैं इंपेयरमेंट बोल गया था आपको, इंपेयरमेंट नहीं, वो रिवैल्यूएशन इंक्रीज डिक्रीज है। इंपेयरमेंट और इसमें थोड़ा डिफरेंस है, मैं आपको जब इंडेक्स 36 करवाऊंगा तो उसमें आपको इंपेयरमेंट और रिवैल्यूएशन दोनों में डिफरेंस बताऊंगा, क्या डिफरेंस है। उसमें रिकवरेबल अमाउंट होती है, इधर मेरी फेयर वैल्यू होती है, और उधर फेयर वैल्यू में से लेस कॉस्ट टू सेल भी होता है, यहाँ पे मेरा कॉस्ट टू सेल लेस नहीं होता। ठीक है जी, जुपिटर लिमिटेड का शुड बी रिकॉग्नाइज्ड है, ये वही दे रखा भाई, कर लेना आप इसको। इसके बाद में हाँ एक 12th और कर लेते हैं इलेस्ट्रेशन। 12th इलेस्ट्रेशन पे पहुंच जाइए जल्दी से। टेन, हाँ ये पहुंच गए हैं। इन्होंने दिया है एक एक्स फार्मास्यूटिकल लिमिटेड सीक्स योर ओपिनियन इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। वो कुछ ओपिनियन सीख कर रही है आपका। acquired a 4 year license to manufacture a specialized drug at a cost of this at the start of the year, production commenced immediately। वो आपका ये कुछ ट्रांजेक्शन किए, उसमें आपका ओपिनियन चाहती है, क्या ओपिनियन है। आपका क्लाइंट है ये एक्स फार्मास्यूटिकल, तो एक्वायर किया उसने 4 ईयर का लाइसेंस मैन्युफैक्चर करने के लिए ड्रग को, स्पेशलाइज ड्रग को, कितने कॉस्ट पे, 1 CR की एट द स्टार्ट ऑफ ईयर, प्रोडक्शन कमेंट इमीडिएटली। तो
आप इसने एक क्या लिया है, लेसेंस लिया है। लेसेंस का हम देखते हैं कि इसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, क्योंकि प्रोडक्शन कमेंस हो जाएगा, इसकी कॉस्ट मेरे को पता है। और ये जो लेसेंस है उसको टच नहीं करके देख सकता मैं, मेरी जो आइडेंटिफाइबल है कि किसी लीगल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आया मेरे पास, नॉन नॉमिनेटरी है, इसका मेरे को पता नहीं बेनिफिट कितना मिलेगा फ्यूचर में, और उसके ऊपर कंट्रोल भी है मेरा। तो मतलब कि ये मेरे बुक्स में रिकॉग्नाइज हो जाएगा, रिकॉग्नाइज हो जाएगा एज इंटेंजिबल एसेट। देखते हैं ऐसे ही का देख ही जाते हैं साथ में आंसर। इट शुड रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज करना है इसको कितने पे, वही 1 CR पे। सेकेंड, ऑल्सो परचेज अनदर कंपनी एट दी स्टार्ट ऑफ द ईयर एज पार्ट ऑफ दैट एक्विजिशन। इसने एक्विजिशन किया मतलब दूसरी कंपनी को भी परचेज कर लिया आपके क्लाइंट ने, एक्स फार्मेसी लिमिटेड, एज पार्ट ऑफ दैट एक्स फार्मेसी एक्वायर्ड। उसने एक्वायर किया एक ब्रांड जिसकी फेयर वैल्यू दे रखी है इतनी, बेस्ड ऑन सेल, उसके सेल्स वैल्यू को अकॉर्डिंग। द लाइफ ऑफ ब्रांड उसकी दे रखी है 15 ईयर्स की। ब्रांड का जैसे आप ये सारे ना आपका, वैसे मैं होमवर्क दे देता हूँ आपको, ये सारे आप इस पे अप्लाई कर करके देखो कि कंडीशन कौन से मैटर हो रही है। एडवर्टीजिंग वाला आपको पता है क्या होगा इसमें, ड्रग का, हाँ ये भी आपको पता ही है, सारा पता है आपको, सब पता है। ठीक है जी, तो ये आप देख लेना आंसर दिए हुए, मैं एज ए होमवर्क दे रहा हूँ आपको, ये होमवर्क में करके आना। अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। तो अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक रहता है, उसको कंप्लीट करते हैं बस, हमारा फिर लेक्चर फिनिश। डी रिकॉग्निशन, अगर मैं डी रिकॉग्नाइज करता हूँ तो कैरिंग अमाउंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट शेल बी डी रिकॉग्नाइज। इसको डी रिकॉग्नाइज कब करूंगा, ये सेम है मेरा, कौन सा, इंडेक्स 16। जो इंटेंजिबल एसेट को कब डी रिकॉग्नाइज करता हूँ, चाहे तो मैं उसको डिस्पोज कर देता हूँ, डिस्पोज में देखा था कि सेल कर देता हूँ, किसी को फाइनेंस लीज पे दे देता हूँ या डोनेशन पे दे देता हूँ, तो अपने बुक से हटा देता हूँ उसको। अगर मेरे को पता है कि उसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है, आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम इट्स यूज और डिस्पोजल, मेरे को पता है उसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं एक्सपेक्टेशन है, तो उसको मैं अपने बुक से हटा देता हूँ। क्या करूंगा उसको रख के, गेन और लॉस होता है मेरा, तो ये आ जाएगा नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स कितना आएगा, तो लॉस होगा तो ये पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा, सीधा चार्ज हो जाएगा। मतलब गेन्स होते हैं उसको आप रिवेन्यू की तरीके से बुक नहीं कर सकते। तो हमारा, हाँ, हो गया ये कंप्लीट। तो आपको अभी काम क्या करना होगा, अगर आप चाहते हो कि मैं इसका एक रिवीजन लेक्चर भी लूं, तो आप कमेंट जरूर करो कि सर इसका रिवीजन लेक्चर भी बनाओ, तो मैं इसका एक रिवीजन लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा। अभी आपको इसको रिवाइज करना है, जितने भी हमने किए हैं, इसके जितने भी टेस्टी और नॉलेज के क्वेश्चंस हैं वो सारे कंप्लीट करने हैं, और जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो सब भी आपको कंप्लीट करने हैं। अगर उसमें कुछ डाउट्स आते हैं, इन केस डाउट्स, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो या फिर टेलीग्राम पे भी, आप कहीं भी कांटेक्ट कर सकते हो। आपको व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो आप जल्दी से रिवाइज कर लो इसको, तो उसके बाद आपको नेक्स्ट इंडेक्स भी करना है। आपको नेक्स्ट इंडेक्स के लेक्चर्स भी मिल जाएंगे अभी, तो ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा मैं, ये कंप्लीट बैच फ्री आपके लिए अवेलेबल है बिल्कुल। आप बस मेहनत करते जाओ, आपकी मेहनत जरूरी है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चैनल को अगर सब्सक्राइब करोगे तो आपके 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको, और कमेंट करोगे तो 10 मार्क्स, और लाइक कर दोगे तो आपको 15 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, चलो बाय।